आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ डाइफिनाइल मीथेन इज अ। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है डाइफिनाइल मीथेन का, और क्वेश्चन ने कहा है कि यदि हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें एक क्लोरीन से, तो बताइए यहाँ पर कितने पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में एक H को हटाना है और वहाँ पे एक सेल को लगाना है। ठीक है, आइए तो आपको फॉर्मूला दिया गया है CH2। आइए हमें इनके आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से हमने एक H को निकाला और यहाँ पे हमने एक सेल को लगा दिया, तो यहाँ पर आपका बनेगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए आप यहाँ से H को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके पास भी कोई भी H नहीं है। ये जो कार्बन है ये कार्बन sp2 कार्बन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन लगे होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। हम जब यहाँ से एक H को निकालेंगे तो यहाँ पे आपका ये दूसरा आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, आप एक यहाँ से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आपको बनेगा तीसरा बनेगा, और आप यहाँ से एक निकालेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा चौथा बनेगा, चार बनेंगे। ठीक है, वापस अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो वापस से यही कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल यहाँ पर चार आपके आइसोमर, चार स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्वेश्चन ने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दिया है और क्वेश्चन ने आपसे इनकी रेडियाई का ऑर्डर पूछा है। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अ रेडियाई पूछी गई। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जिन एटम पर या जिन स्पेसीज पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देखिए मोर निगेटिव है तो इसकी आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, फिर आएगा फ्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, मोर पॉजिटिव जो होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। हम कह सकते हैं कि मोर निगेटिव मोर साइज। ठीक है, मोर पॉजिटिव लेस साइज। ठीक है, आइए तो आंसर हो गया सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर। क्वेश्चन आपसे पोजीशन आइसोमर पूछे हैं। ठीक है, आइए देखिए ये आपको एक बेंजीन रिंग दी गई है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से आप किसी भी कार्बन से एक H को निकालो और वहाँ पे कोई भी आप एक ग्रुप लगा दीजिए। हमने यहाँ पे लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अगल बगल वाली पोजीशन कहलाती है आल्थो, मीटा और पैरा। ठीक है, आप इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कहीं भी लगा दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर दो और ग्रुप को लगा दिया है। ठीक है, एक मिथाइल पहले से लगा था और मैंने यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप को लगा दिए हैं। ठीक है, सुनिए, यदि यहाँ पे आपने तीन ग्रुप लगा दिए हैं जिनमें से दो सेम हो, यदि आपके बेंजीन से लगे दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम हो और एक डिफरेंट हो तो टोटल आपके जो आइसोमर बनते हैं वो बनते हैं 6 बनते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे, यदि बेंजीन से लगे दो ग्रुप आपस में सेम हो, एक डिफरेंट हो, तो टोटल आइसोमर बनते हैं 6 बनते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल पोजीशन आइसोमर बनेंगे 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑक्साइड require first an exothermic and then an endothermic step as shown below। बिल्कुल सही बात है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हमें यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 होती है वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेंगे तो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए जो सेकंड प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आइए इसका रीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, O- ion will tend to resist the addition of another electron. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जब आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को भेजा, जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजोगे तो इसके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हमें यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखना है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। BH4-1 बोरान, जो बोरान होता है ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, आइए भाई, एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से इसका डुप्लेक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए अभी भी इस बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसने देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो sp3 होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे हमें जेड आइसोमर देखना है। ठीक है, आइए जेड आइसोमर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, आइए हमें यहाँ पे देखना है जेड आइसोमर देखना है। ठीक है, आइए इन दोनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा ब्रोमीन का, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट ग्रुप हो गया। ठीक है, आप इन दोनों में चेक कर लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे देखिए जो फ्लोरीन है, सॉरी यहाँ पर जो ब्रोमीन होगा वो आपका हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अच्छा भाई, हाईएस्ट ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा, ये होगा ई होगा। ठीक है, ये बनाएगा ई आइसोमर बनाएगा। हमें देखना है जेड आइसोमर देखना है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो क्लोरीन वाला होगा ये आपका हाईएस्ट होगा। इन दोनों में हमें चेक करना है। देखिए यहाँ भी कार्बन लगा है और यहाँ भी कार्बन लगा, हम पहले एटम से चेक नहीं कर सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा दूसरा एटम। ठीक है, इस वाले कार्बन से दूसरा एटम भी कार्बन लगा है और इस वाले कार्बन से दूसरा एटम हाइड्रोजन लगा है, तो हम दूसरे एटम के पास जाएंगे तो वहाँ से हमने चेक किया कि ये वाला जो होगा ये आपका हाईएस्ट होगा। ठीक है, 2 हाईएस्ट ग्रुप अपोजिट साइड पे लगे हैं तो ये कहलाएगा ई कहलाएगा, ये बन जाएगा ई आइसोमर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोरीन, जाहिर सी बात है इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ये हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, और C2H5 लगाए नीचे, ये भी होगा हाईएस्ट। 2 हाईएस्ट ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं तो ये बन जाएगा ई फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे यार हाईएस्ट होगा और यहाँ पे ये वाला हाईएस्ट होगा। 2 हाईएस्ट ग्रुप सेम साइड पे लगे हैं तो ये कहलाएगा जेड आइसोमर, ये कहलाएगा जेड आइसोमर। क्वेश्चन ने आपसे जेड आइसोमर पूछा है तो आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ अ एलिमेंट ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन ने आपको 4 एलिमेंट दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, और क्वेश्चन ने आपको इनका अननोन एटॉमिक नंबर दिया है ए बी सी एंड डी। ए के लिए एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है Z-1, बी के लिए एटॉमिक नंबर दिया गया है Z, सी के लिए एटॉमिक नंबर दिया है Z+1 और डी के लिए एटॉमिक नंबर दिया गया है Z+2 दिया गया है। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन ने क्या कहा आगे, इफ बी इज एन नोबल गैस। क्वेश्चन ने कहा है ये जो बी वाला एलिमेंट है ये नोबल गैस का है, ये नोबल गैस का है। ठीक है, आइए अब इन्होंने पूछा है कि ए हैज अ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी एग्जिस्ट इन अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डी इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, हमें इन तीनों में से सही स्टेटमेंट को बताना है। ठीक, आइए देखिए, जो बी है ये नोबल गैस है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर Z है। जब आपने Z में से एक को माइनस किया तो ये आ जाएगा, Z में से आपने एक को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा हैलोजन फैमिली का आ जाएगा, ये हो जाएगा हैलोजन। ठीक है, मतलब ये होगा 7th ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने Z में 1 को प्लस किया है तो जाहिर सी बात है ये एक कदम आगे शिफ्ट होगा और ये हो जाएगा आपका S ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एल्कली हो जाएगा, ये हो गया एल्कली हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपने Z में +2 को ऐड किया है तो ये हो जाएगा S ब्लॉक में 2nd ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का हो जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इन सभी के ग्रुप ऑफ फैमिली का पता कर लिया। ठीक, अब देखते हैं। ए हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ए है हैलोजन फैमिली का है और जो 7th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होती है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सी एग्जिस्ट इन अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सी है वो S ब्लॉक में का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है और जो होता है फर्स्ट R ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये होता है फर्स्ट R ग्रुप का एलिमेंट होता है। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2nd वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। डी इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल सही है, जो डी है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो यहाँ पे आपका सही होगा 1st और 3rd। कहीं दिया गया है, यस 3rd आंसर दिया गया है, 1st एंड 3rd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A similarity between optical and geometrical isomerism is that। क्वेश्चन ने आपसे जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सिमिलरिटी पूछी है। ठीक है, क्या सिमिलरिटी होती है ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ईच फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अ गिवन कंपाउंड। हम कह नहीं सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इफ इन अ कंपाउंड वन इज अ प्रेजेंट देन सो इज द अदर। ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर ऑप्टिकल है तो अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो 100% श्योर नहीं है कि वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड इन अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3rd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 4 अननोन एलिमेंट दिए गए हैं और उन 4 अननोन एलिमेंट के आपको 4 अननोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में पी ब्लॉक आता है तो हम कहते हैं कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेट में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सेकंड वाला भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है और फोर्थ वाला भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट तीनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल। जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, ये होगा डी ब्लॉक होगा, ठीक है, ये आपका होगा डी ब्लॉक होगा। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सब के सब होते हैं मेटल होते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन ने आपको एनायन दिया गया है और क्वेश्चन ने आपको एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछा कि बताए इनमें से वो कौन सा एनायन होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखना पड़ेगा कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गए 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 16, यहाँ पर टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए, ठीक है। हमें चेक करना है कि इनमें से 15 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, ठीक है। N2 दिया गया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। चार्ज है -1 तो यहाँ पे कर देंगे +1, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ गए 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आपको एनायन दिया गया है वो डिनोट कर रहा है N2-1 को, ठीक है। देख लेते सही किया कि नहीं किया। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। Which of the following is not a representative element? इनमें से वो कौन सा है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को शो नहीं कर रहा है। Which of the following is not a representative element? वो कौन है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, ठीक। आइए, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं वो होते हैं S एंड P ब्लॉक, जिनका वन सेल इनकम्प्लीट होता है एक्सेप्ट नोबल गैस। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो एस और वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है। आइए, दूसरे दिखाए आंसर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे Z इक्वल टू दिया गया 24 दिया गया है। जो 24 होता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है, 24। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी देख लीजिए, चाहे ये वाला होगा आपका 30, ये वाला आपका हो जाएगा एस ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 54 48 हो जाएगा। ये वाला भी आपका हो जाएगा पी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। जो एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। जो डी ब्लॉक का होता है वो होगा ट्रांजिशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी ब्लॉक 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। Which of the following does not show geometrical isomerism? इनमें से कौन सा geometrical isomerism शो नहीं करेगा। 1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। आंसर थर्ड होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 CL लगे हैं। यस, थर्ड ही होगा। आइए देख लेते हैं। 1,1 डाइक्लोरो पेंटीन, ठीक है। वन पेंटीन है तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5, ठीक है। आइए
1,1 डाइक्लोरोपेंटीन। एक सेल यहाँ पे लगा है और एक सेल यहाँ पे लगा है, ठीक है। आइए देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों कार्बन को आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास दोनों एटम सेम है, तो जाहिर सी बात है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। The first ionization potential of beryllium and boron respectively are। आइए, हमसे यहाँ पे आईपी पूछी गई है बेरिलियम और बोरान की, ठीक है। देखिए, जो बेरिलियम होता है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है और जो बोरान होता है ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। बेरिलियम, अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2, ठीक है। अगर हम बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आएगा 1s2 2s2 2p1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर जो बेरिलियम है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लेक्स कंप्लीट है। और यहाँ पे देखिए जो बोरान है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके पी सबसेट में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका डुप्लेक्स पूरा होने के कारण इसकी आईपी ज़्यादा होगी कंपेयर टू बोरान, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेरिलियम की आईपी ज़्यादा होगी बोरान से, तो आंसर आपका होगा फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, when one of the following confirmations of a cyclohexane is a chiral, ठीक है, ट्विस्ट बोट होता है। यहाँ पर ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ट्विस्ट बोट होता है कायरल। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। Which of the following is not a Dobelnian tide? डॉबर्नियर टाइड, इन्होंने एलिमेंटों को क्लासिफाइड किया था उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पे। इन्होंने क्या किया था, 3-3 एटमों का सेट लिया था, इन ग्रुप में 3-3 एटमों का सेट लिया था और इन्होंने बताया था कि फर्स्ट और थर्ड एटम के एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वही एटॉमिक मास होता है सेकेंड एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉबर्नियर ट्राइड, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3-3 एलिमेंटों का सेट लिया है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास देखना है। लिथियम का होता है 7 और सोडियम का हो जाएगा 30, पोटेशियम 39, सॉरी पोटेशियम है 39 हो जाएगा अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 23 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, बिल्कुल यहाँ पे इनका जो नियम है वो एप्लीकेबल है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये पहला ऑप्शन था, सेकंड वाला देख लेते हैं। मैग्नीशियम दिया गया है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 होता है, प्लस स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होगा 87 होगा, और हम इसका जब एवरेज निकालेंगे तो आएगा, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 55.5 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक मास आ रहा है 55.5 आ रहा है, जो कि गलत है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 होता है, मतलब यहाँ पे इनका जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, अच्छा भाई यहाँ पे आप सही कर दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हमें यहाँ पर रेट ऑफ अ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है ना।
अच्छा भाई, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का रेट ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए N2O5 का दिया गया है, ठीक है, N2O5 का दिया गया, तो चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज द टाइम, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होती हैं ये डिसअपियरेंस होती हैं, ठीक ना, चेंज इन अ कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन अ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन आता है वो निगेटिव का आता है, ठीक ना, बट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो गलत हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी गलत है। NO2, अब यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, ठीक ना, यहाँ पे होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा NO2 होगा, ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन अ टाइम, और यहाँ पे इसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से इनवर्स मल्टीप्लाई किया 1/4, बिल्कुल सही है, थर्ड वाला बिल्कुल सही दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। The covalent compound of HCl has the ionic character. कोवेलेंट कंपाउंड HCl में आयनिक कैरेक्टर क्यों आता है, आइए देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ हाइड्रोजन ग्रेटर देन, गलत। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दैट ऑफ अ क्लोरीन, गलत हो गया। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ क्लोरीन इज अ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। होता क्या है HCl, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। आइए, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, बिल्कुल सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व इन, ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड होगा, मैलिक एसिड होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये होता है आपका मैलिक एसिड होता है, ये होता है मैलिक एसिड होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसके पास एक कायरल कार्बन होता है, इस वाले कार्बन को देखिए, कायरल कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन sp3 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये एक डिफरेंट टाइप का ग्रुप लगा है, इससे एक H लगाए, A तब ये लगाए, ठीक है, और ये एक डिफरेंट टाइप का ग्रुप लगा है, मतलब इस कार्बन की चारों वैलेंसी से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। Which of the following molecule is expected to rotate the plane of the plane polarized light, ठीक है। PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ अ लाइट, जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ अ लाइट होती हैं ये चारों डायरेक्शन में फैली होती हैं। जब इनको हम निकोल प्रिज्म से, जब इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वहाँ पर हमें ओनली वन डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। अच्छा भाई, जब हमें इस जो वन डायरेक्शन लाइट मिलती है उसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। और जब इसको हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पास कराते हैं, यदि वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस पोलराइज्ड लाइट को घुमा देता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। आइए देखिए इस वाले कार्बन को देखिए, sp3 कार्बन है बट यहाँ पर इसकी दो वैलेंसी सेम है, ये गलत हो गया। हमें एक ऐसा कायरल कार्बन चाहिए जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो। इस वाले को देखिए आप, sp3 कार्बन है और प्रत्येक वैलेंसी से लगा ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर, क्वेश्चन आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है, O2-2। आइए
हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू MO2। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और यहाँ कर देते हैं सिग्मा 2px पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2py इक्वल हो जाएगा पाई स्टार 2pz हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 और 1 + 1। ठीक है, आइए O2 - 2 यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो यहाँ पे होगा 16 हो गया +2, तो यहाँ पे आएंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 2 18। ठीक है, बिल्कुल सही, 28 इलेक्ट्रॉन है। और हमें यहाँ पे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है 1/2 इंटू NB - NA। ठीक है, तो 1/2 NB देखिए कितने होंगे, 2 4 6 8 10 10 हैं। ठीक है, ये आ गया 10 माइनस का 18 और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 आ गया, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। अन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको दी गई है विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन ने कहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्टिवेशन एनर्जी हाई है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, आइए पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, आइए एंडोथर्मिक देखिए, एंडोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट इज अ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक, ये गलत हो गया, ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा हो रही है, तो ग्राफ कैसा हो गया, ये ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम आ रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है तो ग्राफ होता है एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, ये ग्राफ भी आपका होगा एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे दोनों ही ग्राफ आपको, थर्ड और फोर्थ ग्राफ जो आपको दिया गया है वो एंडोथर्मिक के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आइए भाई यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, यही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमें इतनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलों में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड। ठीक है, तो इन दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड किसकी आ रही, थर्ड वाले की आ रही, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 72, द लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ अ 4 कंपाउंड। यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड दिए गए जिनके लिए आपको इंथैल्पी ऑफ अ हाइड्रेशन एंड इंथैल्पी ऑफ अ लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी दी गई है, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, द पेयर कंपाउंड विच इज सोलूबल इन अ वाटर, वो कौन सा कंपाउंड है जो वाटर में सोलूबल होगा। देखिए वाटर में वही कंपाउंड सोलूबल होता है जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, वाटर में वही कंपाउंड सोलूबल होंगे जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आइए चेक कर लीजिए, पी की यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो पी वाला सोलूबल होगा वाटर में, ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ आर की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो पी और आर वाटर में सोलूबल होगा, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म फॉर एथिलीन ग्लाइकोल इज अ मोस्ट स्टेबल। आइए, एथिलीन ग्लाइकोल के लिए कौन सा कन्फर्मर मोर स्टेबल है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए जो स्टैगर्ड होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मर इज अ मोर स्टेबल होता है, बट होता क्या है कि एथिलीन ग्लाइकोल के केस में होता क्या है कि यहाँ पर होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके बीच में आ जाता है चिलेशन, तो जो गॉस वाला कन्फर्मर होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको गॉस दिया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके बीच में हो जाती है चिलेशन, ठीक है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। आइए, स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन आपको एक मॉलिक्यूल दिया है और क्वेश्चन ने पूछा है इसका स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। इस आयन का हमें स्ट्रक्चर बताना है। आइए, जिनन, सेंटर एटम हो गया, जिनन हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लगा है, एक इस पे लग गया, एक इस पे लग गया, ठीक है, ये हो गया जिनन। जो जिनन होता है ये इनर्ट गैस होती है, इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर गए, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, आइए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया। अच्छा भाई, अब देखिए जिनन के ऊपर आगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जिनन, इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके पास अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉनों में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए, ठीक है। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, sp3d2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, बट क्वेश्चन ने आपसे, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक लोन पे आ जाने के कारण ये वाला बॉन्ड का चला जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, ठीक है, तो आंसर क्या है, सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए जिनके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की संख्या ऑड में दी गई है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। आइए, ये शो नहीं करेगा, इवन में दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल शो करेगा, ऑड में दिया गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑड में है और प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो यहाँ पे पहला और तीसरा ये दोनों ही
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आपसे बॉन्ड एंगल पूछा है। आइए, हमें यहां बॉन्ड एंगल निकालना है, ठीक है। बॉन्ड एंगल निकालने से पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। BCl3 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। और जो sp2 होता है यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अमोनिया और वाटर की बात करते हैं, ठीक है। अमोनिया यहाँ कर देते हैं NH3 और NH3 क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, और एक आ जाएगा लोन पेयर वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए इसने 2 बॉन्ड पेयर बनाए और इसके पास 2 लोन पेयर है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी sp3 होगा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए। बट जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्स टू द लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर के पास 2 लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल अमोनिया से कम हो जाता है। यहाँ पर 2 लोन पेयर होने का कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा 104.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाता है 107 डिग्री, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया आर्सेनिक हाइड्राइड का, ठीक है। देखिए आर्सेनिक हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन तीनों से कम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है लमसम होता है 89 डिग्री के समथिंग होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। C2 is a rotated anti-clockwise 120 डिग्री अबाउट C2C3 तर्जर्ड कन्फर्मर, ठीक है। अच्छा भाई C2 हमने क्या किया, इसको 120 डिग्री पर रोटेट किया। यहाँ पे आपको C2 और C3 दिए गए हैं और हमने क्या किया C2 को 120 डिग्री पर रोटेट किया। जब आप C2 को 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमने कार्बन पकड़ा और 120 डिग्री पे रोटेट किया तो ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया तो ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इस कार्बन से लगा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई 120 डिग्री रोटेट करने पर हमें मिल रहा है गॉच, मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। Geometrical isomerism is a possible in a एसिटोफिनोन ऑक्जैम पे पॉसिबल होता है, ठीक है। एसिटोफिनोन ऑक्जैम ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आइए एसिटोफिनोन ठीक है। आइए देखिए क्या हुआ कि हमने यहाँ पर NH2OH को ले लिया तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा
और यहाँ पर इस कार्बन से लग जाएगा NOH लग जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है सिन और एंटी सिन शो करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, टू टाइप ऑफ FXF, ठीक है, एंगल आर प्रेजेंट, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे F, X और F के बीच का एंगल पूछा है, ठीक है। यहाँ पे जो X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फर, जिनन और कार्बन को, ठीक है। आइए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में जो X है वो सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। SF4 जो सल्फर होता है सिस्टा ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फर होगा एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, ठीक है। 4 फ्लोरीन है, एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया, ठीक है। आइए जो सल्फर होता है सिस्टा ग्रुप का एलिमेंट होता है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके और आ गया एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। सॉरी आइए और यहाँ पे आगे एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। आइए ये देखिए, अब देखिए हुआ क्या, जब यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड हट गया, ठीक ना। अब जब आप इस बॉन्ड को हटाएंगे तो उसकी जो शेप होगी वो शीशा शेप हो जाएगी, वो हो जाती है शीशा शेप हो जाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के एंगल प्रेजेंट हैं। FSF के बीच में 2 प्रकार के एंगल आ रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप के एंगल आ रहे हैं। एक डिफरेंट टाइप का एंगल ये आएगा FSF के बीच में, और देखिए एक डिफरेंट टाइप का एंगल ये आएगा FSF के बीच में, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट टाइप के एंगल मिल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ प्योरिटी, ठीक है ना। हमें यहाँ पे प्योरिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। आइए तो यहाँ पे प्योरिटी का करेक्ट ऑर्डर बताने के लिए आपको एटॉमिक नंबर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे आपको 4 दिए गए कंपाउंड दिए गए हैं। OH दिया गया है, COOH है, एल्डिहाइड हो गया, और आपको दिया गया है अल्कोहल CH2OH दिया गया है, ठीक है। हमें इनका CIP रूल के अकॉर्डिंग हमें इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। भाई यहाँ पे देखिए जो पहला एटम वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात ही हो जाएगी फर्स्ट प्योरिटी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला एटम कार्बन कार्बन दिया गया है, हम नहीं बता सकते हैं, हमें दूसरे एटम के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, जी सेकंड प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इन दोनों को चेक करना है, तो आइए देखिए क्या होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से लगा है, ठीक है। अब देखिए होता है मतलब एक हाइपोथेटिकल है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड पे लगा है, मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है। हम इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस प्रकार से, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो कार्बन है इससे 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो जाहिर सी बात है सेकंड इसके बाद ये हो जाएगा और सबसे लास्ट प्योरिटी इसको मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, OH अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और मिथेनॉल। तो 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। क्वेश्चन ने आपको A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है और क्वेश्चन ने आपसे
आयनिक कैरेक्टर पूछा है AB का, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा हैनी स्मिथ इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैनी स्मिथ इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है हैनी स्मिथ इक्वेशन? तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 1.6 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर 16 इंटू डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। आइए, तो 16 इंटू यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1.2 प्लस 3.5 इंटू 4 - 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकल आएगा। तो 16 इंटू ये हो जाएगा 2.8 प्लस 3.5 इंटू 2.8 इंटू 2.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे करीब इसका आ जाएगा 44.8 प्लस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 27.44, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 72.24%, ठीक है। यहाँ पे आपका निकल आया परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, 4th आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ CH3 प्लस स्पेसीज, आई, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इसकी जानकारी मांगी है, ठीक है। बाई कार्बन 4th ग्रुप का एलिमेंट होता है। वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, एक यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन जो होता है इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, ये अपना ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाएगा sp2 आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। आइए आगे बढ़ते हैं। सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन में सडन लार्ज जंप देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के बताइए कि कहाँ पर सडन लार्ज जंप हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए मान लो कोई एटम दिया गया है, ये कोई एटम दिया गया है, ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ 3 सेल हैं, ठीक है। जिसकी सबसे लास्ट वाली सेल है वहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड सेल हो गई। और अंदर वाली सेल में अंदर वाली सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया IP1 हो गया। बट जैसे आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको अंदर वाली सेल पे जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा IP2 हो जाएगा। मतलब IP2 के लिए यहाँ पर एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है ना, अगर एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर सडन लार्ज जंप आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर IP1 और IP2 में एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होता है, वही कहलाता है सडन लार्ज जंप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एल्कीन दी गई है और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए कौन सी एल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं 3-methyl-2-pentene, 5 कार्बोनिक चेन बना लीजिएगा, 2 पेंटीन, 1
2 3 4 5 2 पेंटीन है, यहाँ पे कर दिया डबल बॉन्ड लगा दे, ठीक है। 3 मिथाइल है, यहाँ पे आ गया मिथाइल आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या ये एल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किसी भी कार्बन के पास कायरल कार्बन नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं जो कायरल हो, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ये हो गया पहला ऑप्शन। वन 2 3 4 5 1 पेंटीन है और दिया गया 4 मिथाइल दिया गया है, यहाँ पे लगे मिथाइल लग गया, ठीक है। आप देखिए क्या इस कंपाउंड के पास कोई कायरल कार्बन है, इस कंपाउंड के पास भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा, यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा, ठीक ना। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी से लगे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 सेम ग्रुप एक साथ आ गए, ठीक है ना। तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, वन पेंटीन हो गया और 3 मिथाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब आप इस वाले कार्बन को देखिए, ठीक है ना। ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कार्बन से एक ये ग्रुप लगाए, एक मिथाइल लगाए और इसकी तीसरी वैलेंसी से एक इथाइल लगाए और इसकी एक वैलेंसी से हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला जो कार्बन है कायरल कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आंसर क्या हो गया, 3rd हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट अ ट्रू, ठीक है। हमें जीरो ऑर्डर के लिए बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक। आइए, पहला दिया गया इट्स रेट कांस्टेंट यूनिट इजा। यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है, ठीक है। अब आपको देखना है सही है कि गलत है। आइए चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस का n होता है, ठीक है। जो n होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। जो n होता है ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा K इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर अपॉन टाइम। टाइम को भी आप चाहो तो सेकंड में लिख सकते हो, टाइम इन सेकंड, ठीक है। 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0, तो यहाँ पे आप n के स्थान पे रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये आपको गलत दिया गया है, मतलब पहला ही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे रॉन्ग पूछा है ना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया S-1 सेकंड इनवर्स दिया गया, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे हमें आरएस नॉमेनक्लेचर बताना है, ठीक है। आरएस नॉमेनक्लेचर के लिए कार्बन कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पहला काम होता है कि हमें यहाँ पे प्योरिटी को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहला आइटम ऑक्सीजन लगा है तो इसकी प्योरिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, पहले एटम चेक नहीं हो पाए। फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पे देखिए फिर कार्बन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी प्योरिटी हो जाएगी सेकंड हो जाएगी, और यहाँ पे
ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब आप घूमिए 1 2 2 2 3, 1 से 2, 2 से 3 पे हमें जाना है। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R, ये हो जाता R। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होना है। भाई जाहिर सी बात है, ये तो फोर्थ हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो ग्रुप लगा है वो लगा है अपवर्ड टू द प्लेन लगा है। ठीक ना, बल्कि वो होना चाहिए इनवर्ड टू द प्लेन होना चाहिए। मतलब ये जो फोर्थ वाला ग्रुप है ये यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंटरचेंज। तो हमने क्या किया, इसको वहाँ ले गए और इसको यहाँ पे ले आए। तो ये वाला हो जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा अब 1 हो जाएगा। ठीक है, बट हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पर 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, एक बार आप इसको इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब इसको हम कर देंगे 2 कर देंगे, ये हो गया 2 हो गया, और ये वाला हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब घूमिए 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो हम ऐसे घूमेंगे 1 से 2 और 2 से 3। कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आप समझ गए ना कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे जो फोर्थ नंबर आ रहा था वो सॉलिड वेस्ट से लगा था, बल्कि सॉलिड वेस्ट से नहीं, वो डेड वेस्ट से लगना था। तो हमें यहाँ पे एक इंटरचेंज करना पड़ा। हमने जब यहाँ पे इंटरचेंज किया तो हमारा फोर्थ नंबर वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट हमारी मजबूरी होती है कि हमें यहाँ पर 2 इंटरचेंज करने ही पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, एक बार इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया। ठीक है, 2 चेंजेस आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 से 2 और 2 से 3 पे गए। 1 से 2 और 2 से 3 पे जाने पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन। क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, और क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए प्रत्येक मॉलिक्यूल में कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है। असिमेट्रिक का मतलब है कि यहाँ पे आपको देखना है कायरल कार्बन की संख्या देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं पहला करने जा रहा हूँ 1 नंबर। ठीक है, आइए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले हमने बना दिया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल। ठीक, आप नंबर कहीं से भी दे सकते हैं, तो हमने ये दे दिया 1 2 3 4 5 और 6 दे दिया। 1,2 डाइमिथाइल मतलब पहली पोजीशन पे लगाए मिथाइल और लगाए सेकंड पोजीशन पे लगाए मिथाइल लगाए। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है कि नहीं है। ठीक, आइए देख लेते हैं। आप इस वाले कार्बन को देखिए। ठीक है, कायरल कार्बन वही होते हैं जिनके पास sp3 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कार्बन, ये सभी सब कैसे sp3 हैं। ठीक ना, और चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी पहली वैलेंसी से लगाए मिथाइल लगाए। ठीक है, सेकंड वैलेंसी से लगाओ हाइड्रोजन लगाए। ठीक है, थर्ड वैलेंसी देखिए ये गए 2 3 4 5, 5वें मिला है मिथाइल मिल रहा है। यहाँ से जाने पे हमें 5वें पे मिल रहा है मिथाइल मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए चौथी वैलेंसी देखिए, जब यहाँ पे जाएंगे तो पहली वैलेंसी पे आपको मिथाइल मिल रहा है। ठीक ना, इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, भाई आप खुद देखिए, एक वैलेंसी से लगाए मिथाइल लगाए, सेकंड वैलेंसी से हाइड्रोजन लगाए। अब आप जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो आपको 5वें नंबर पे मिल रहा है। ठीक ना, और जब आप इसकी चौथी वैलेंसी में यहाँ से जाएंगे तो आपको जो मिथाइल ग्रुप है वो पहली वैलेंसी पे, पहली पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक ना, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में अलग अलग हो गए। तो जाहिर सी बात है एक कायरल कार्बन तो आपका ये हो गया, इसको चेक कर लीजिए, एक मिथाइल हो गया, एक में हाइड्रोजन हो गया, एक से ये ग्रुप हो गया और एक से ये हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके पास भी 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले में चलते हैं। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन, सबसे पहले आप साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है,
ये आपका हो गया साइक्लोपेंटीन हो गया, और 3 मिथाइल, 3 पे लगाए मिथाइल लगाए, और साइक्लोपेंटीन आप कहीं भी लगा, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आप करेंगे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 पे क्या है मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे लगाए मिथाइल लगाए, ठीक है। अब आपको देखना कायरल कार्बन कोई है कि नहीं है, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए भाई, इसके एक हाथ से क्या लगाए मिथाइल ग्रुप लगाए, एक हाथ से हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ गए, फिर यहाँ पे गए, तो आपको यहाँ पे तीसरे कार्बन पे मिल रहा है एल्कीन मिल रहा है, और जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको पहले कार्बन पे ही एल्कीन मिल रहा है। मतलब ये क्या, ये दोनों वैलेंसी अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। तो पहले वाले पास 2 हैं और दूसरे वाले पास 1 कायरल कार्बन है। अगला देखते हैं, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो 3 मिथाइल, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया, और 3 पे मिथाइल, यहाँ पे हमने लगा दिया, 3 पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से मिथाइल लगाए, 1 से हाइड्रोजन लगा होगा, 1 से ये ग्रुप लगाए और 1 से ये पूरा ग्रुप लगाए, ठीक है। इसके पास भी 1 कायरल कार्बन है, तो पहले वाले पास 2 हैं, बाकी नीचे के दोनों के पास 1 है, तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 2 1 1। आइए आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डायस्टेरियोमर ऑफ अ फर्स्ट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए फर्स्ट का कौन कौन सा स्ट्रक्चर डायस्टेरियोमर होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर का कौन कौन सा डायस्टेरियोमर है, ठीक है। आइए, तो डायस्टेरियोमर होता है क्या कि डायस्टेरियोमर एक रिलेशन होता है एनांशियोमर और मीजो के बीच का, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का दिया गया, सेकंड दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 से ज़्यादा कायरल कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 से ज़्यादा कायरल कार्बन आ रहे हैं और प्लेन ऑफ अ सिमेट्री पास हो रही है, ये क्या कहलाएगा, मीजो कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इनांशियोमर है। मीजो और इनांशियोमर के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायस्टेरियोमर कहलाता है, ठीक। इसका मतलब जो सेकंड वाला होगा वो डायस्टेरियोमर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थर्ड वाले को देख लेते हैं। भाई देखिए थर्ड वाले में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 से ज़्यादा कायरल कार्बन आ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर है, ठीक है। और देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड वाला है ये क्या है, आपस में डायस्टेरियोमर है फर्स्ट के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा आंसर इसका, सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायस्टेरियोमर ए रिलेशन होता है इनांशियोमर और मीजो के बीच का, और मीजो वो होते हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास हो रही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। In the order to show optical activity, how many carbon are required minimum for alkene? मतलब हमें एक ऐसा एल्कीन बनाना है जहां पर नंबर ऑफ अ कार्बन कम से कम हो और ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बना दिया 2 कार्बनों की, हमने बना दी एल्कीन बना दी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बनाना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, जो ऑप्टिकल एक्टिव हो। तो यहाँ पे हमने एक लगा दिया, एक मिथाइल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया और मैंने यहाँ पे एक लगा दिया C2H5 लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। और यहाँ भी आप कर दीजिए CH कर दीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए
एल्कीन भी हो गया, ठीक है। और ये जो एल्कीन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके पास एक कायरल कार्बन है। यहाँ पे आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम कितने कार्बन आ गए, 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक है। आंसर क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड ए बी एंड सी। हमें ए बी और सी को देख के बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। पहले दिया गया है ए एंड बी आर आइडेंटिकल, ए एंड बी आर आइडेंटिकल, ए एंड बी आर डाइस्ट्रीमर, गलत हो गया। ए एंड सी आर इनांशियोमर, नहीं गलत हो गया। और फिर क्या देखते हैं, ए एंड बी आर इनांशियोमर, ए एंड बी आर इनांशियोमर, यस, फोर्थ आंसर सही होगा, ठीक है ना। आइए देखिए भाई, अगर हम इसको, यदि हम बी वाले कंपाउंड को 180 डिग्री इन द प्लेन घुमाते हैं, यदि हम बी वाले कंपाउंड को 180 डिग्री इन द प्लेन घुमाते हैं तो देखिए इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। देखिए ये आपको कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। आइए पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही, ठीक है। अब इसकी जो मिरर इमेज होगी वो बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। इसको जब आप 180 डिग्री एंगल पर घुमाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और 180 डिग्री घुमाने पे दोनों अल्कोहल यहाँ पे चले जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, ये देखिए ये बन रही, इसकी मिरर इमेज बन रही, ठीक है। मिरर इमेज भी बन रही है और सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इनांशियोमर हो जाएंगे। तो आंसर हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। इन द लोथरमियर कर्व द हैलोजन ऑक्यूपाई पोजीशन इन द लोथरमियर कर्व, ठीक है। लोथरमियर साहब ने, इन्होंने एलिमेंटों को क्लासिफाइड किया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल का लॉ हमें दिया था, इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया था, ठीक है। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में एक ग्राफ को प्लॉट किया था इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया था। इन्होंने क्या किया था, जो टॉप पे इन्होंने फर्स्ट आर ग्रुप के एलिमेंट को रखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर पे इन्होंने सेकंड आर ग्रुप को रखा था, ठीक है। और जो सबसे बॉटम था, इन्होंने सबसे बॉटम पे डी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा था और असेंडिंग ऑर्डर पे, जो असेंडिंग ऑर्डर थी, यहाँ पे इन्होंने हैलोजन फैमिली को रखा था, हैलोजन को रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपसे हैलोजन की जानकारी मांगी है। तो जो हैलोजन था वो था असेंडिंग ऑर्डर पे था, ठीक ना, ऊपर चढ़ते हुए पे था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है। कर्व के असेंडिंग पोर्शन पे रखा था, हैलोजन रखा था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूल, ठीक है। आइए यहाँ पे हमें, यहाँ पर आप क्वेश्चन मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया और क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, ठीक है। ये क्या है, एमीन है। आइए देखिए एमीन जो होता है, इसके जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना है। तो 3 कार्बन चेन बना लीजिए, ठीक है। पहले तो आपका ये बन गया और देखिए क्या बन सकता है,
1 2 3, ठीक है, पहले ये बन गया। और क्या बना सकते हैं, हमने मीन को यहाँ तोड़ा और मैंने जाके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एक आपका ये बन गया, दूसरा बन गया। और क्या बन सकता है, देखिए C2H5NH और ये बन गया CH3, ठीक है। ये हमने बना दिया, सेकेंडरी एमीन बना दिया, ठीक है। अब एक और आप बना सकते हैं, टर्शियरी एमीन बना सकते हैं। तो CH3 हो गया, N हो गया। अब यहाँ से मैंने एक H को निकाला, उसकी जगह मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और एक मिथाइल यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मैंने बनाए हैं, 2 मैंने बना दिए प्राइमरी एमीन बनाए हैं, एक मैंने सेकेंडरी बना दिया और एक मैंने बना दिया टर्शियरी बना दिया। तो टोटल यहाँ पे कुल मिला के 4 आइसोमर इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3rd आंसर हो जाएगा। 4 आइसोमर बनेंगे इसके। क्वेश्चन में आपसे इन दोनों कंपाउंड के बीच का रिलेशन पूछा है, ठीक है। आइए, पोजीशन आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा, आइडेंटिकल होगा कि फंक्शनल आइसोमर होगा। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले काम को ना किसकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। आइए, हमने नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 1 2, हाँ ये हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। आइए अब इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3, आइए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पर हमें 6 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन मिल रही है और इस वाले कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर भी हमें 6 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन मिल रही है। इसका मतलब चेन आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमर देख लेते हैं। भाई यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही है 3rd और 5th आ रही है। यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3rd और 5th आ रही है, ठीक। इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमर की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में क्या फंक्शनल आइसोमर है, नहीं, ठीक ना। यहाँ भी एल्कीन है और यहाँ भी एल्कीन है, इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर भी शो नहीं करा। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिकल हो गया। ये किसका है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मीटामेरिज्म, ठीक है। आइए, पहला ऑप्शन गलत है भाई, यहाँ पे देखिए क्या होगा। यदि आप इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो बन जाएगा C2H5C और ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या इन दोनों में कोई चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से एक कार्बन को उठाया और जाके मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया CH3 हो गया, यस। ये दोनों आपस में मीटामेरिज्म शो करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 95, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे कोई एक अननोन एलिमेंट है, उस अननोन एलिमेंट की जानकारी आपको दी गई है कि 3rd पीरियड का है और ग्रुप नंबर 7th है, ठीक है। मतलब ये एक अननोन एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर आपको दिया गया, 3rd दिया गया है और ग्रुप नंबर आपको दिया गया है 7th दिया गया है, ठीक है। आइए, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताइए इसका, इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। जानकारी आपको दी गई है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 7, इसका मतलब इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और पीरियड नंबर क्या है, 3rd है। तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए।
इनको जोड़िए 10 7 17, मतलब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन, अननोन हाइड्रोकार्बन का मोलर मास दिया गया 86 दिया गया है, और क्वेश्चन ने आपसे इस हाइड्रोकार्बन का चैन आइसोमर पूछा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मोलर मास 86 है। ठीक है, अगर मोलर मास 86 है तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा हेक्सेन C6H14। ठीक है, 62 प्लस 14 इक्वल टू 86, इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे हेक्सेन के चैन आइसोमर बनाने हैं, आइए बनाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कार्बन को तोड़िए, उसको कहीं बीच में लगा दीजिए। पांच कार्बन की चैन बनी और मैंने यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया। ठीक है, ये आपका बन गया दूसरा चैन आइसोमर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो आपका बन जाएगा तीसरा आइसोमर। अब ये आपका बन गया तीसरा चेन आइसोमर। ठीक है, यहाँ पे 2 मिथाइल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर वापस से हम इस मिथाइल को यहाँ पे लगाएंगे तो वापस से यही बन जाएगा, यही कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गए। अब 4 देखते हैं। अब हम यहाँ से एक कार्बन को फिर तोड़ेंगे और उसको कहीं बीच में लगा देंगे, तो यहाँ बन जाएगी अब आपकी 4 कार्बनों की चैन बन जाएगी। ठीक है, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। ये आपका बन गया 4th आइसोमर, और ये अब आपका बनेगा 5th आइसोमर। आप एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, हमने लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो कुल मिला के इस प्रकार से 5 चैन आइसोमर बनेंगे हेक्सेन के। ठीक है, पहला हो गया नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, और 4th वाला हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और 5th वाला हो जाएगा नियो हेक्सेन। ठीक है, आइए उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 5 आइसोमर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर एल्डिहाइड प्लस कीटोन। ठीक है, आइए एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर, ये होते हैं फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिया गया है C5H10O दिया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कीटोन होते हैं उसके यहाँ पे बनेंगे 3 स्ट्रक्चर आइसोमर, और एल्डिहाइड के बनेंगे 4 स्ट्रक्चर आइसोमर। टोटल यहाँ पे बनेंगे 7 स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग टाइप ऑफ अ कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पहले वाले को देखिए, पहले वाले में 2 कार्बनों के बीच में लगाया डबल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन से दोनों ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, सेकंड वाले को देखिए, यहाँ पे इसके पास एक कायरल कार्बन है। ठीक है, इस वाले कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। इसकी फर्स्ट वैलेंसी से लगा दिया मिथाइल, सेकंड वैलेंसी से लगा हाइड्रोजन, थर्ड वैलेंसी से लगा अल्कोहल OH, और फोर्थ वैलेंसी लगा है इथाइल C2H5 लगा है। ठीक है, मतलब आप देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, ये कार्बन होगा कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अगर कार्बन कायरल है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों को हम एक साथ कंसीडर करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर आपके केमिकल रिएक्शन दी गई है, थोड़ा सा सही कर लीजिए, ठीक है। आइए, और क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का की जानकारी दी है 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और क्वेश्चन ने आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2 की जानकारी मांगी है, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अलग अलग है। इन दोनों की रेट अलग अलग है। जब यहाँ पे 3 मोल H2 का डिसोशिएट होता है तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों की रेट आपस में अलग अलग है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम नहीं कह सकते हैं कि चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन change in a time is not equal to change of concentration of, अच्छा यहाँ पे H2 है, देखिए मतलब यहाँ पे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2 हो गया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया है अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस अलग होगा और यहाँ पे इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग होगा, ठीक है। बट इस पूरी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो तो सेम होगी ना। यदि मैं यहाँ पर इनके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इन सभी के लिए आपस में होगी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 3/1 इक्वल टू, यहाँ पे इसके स्थान पे दिया गया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दी गई 2 × 10⁻⁴ दिया गया है जो कि ऊपर हो जाएगी। तो 2 × 10⁻⁴/2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 6 तो ये आ जाएगा, ये कट गया तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज टाइम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ एमाइड आइसोमर पॉसिबल फॉर, ठीक है, हमें यहाँ पर एमाइड के आइसोमर बनाने हैं। तो आइए बना लेते हैं एमाइड, ठीक है। C3H7ON दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसके आइसोमर बनाने कितने बनेंगे, ठीक है। आइए, तो ये हो गया CH3 CH2 CONH2, ठीक है। पहला तो ये आपका बन गया, अगला देखिए, ठीक है। और हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, हम इस वाले मिथाइल ग्रुप को यहाँ उठाएंगे और जाके हम यहाँ पे लगा देंगे, तो बन जाएगा CH3CON
और यहाँ पे हमने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप को लगा दिया और यहाँ पे लग गया एक हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, सेकंड ये बन गया। ये क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया सेकंड आइसोमर हो गया इसका। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ बना देते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ से मिथाइल को निकालेंगे और ये वाले हाइड्रोजन यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा HCO, इससे लगा नाइट्रोजन, एक मिथाइल यहाँ पे हो गया और एक मिथाइल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया तीसरा आइसोमर। अब इसका बनाएंगे फोर्थ आइसोमर, फोर्थ आइसोमर बना सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नाइट्रोजन लगा देंगे, C2H5 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल 4 आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए